अच्छा, ये कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पलट हुआ है उसके भी चाणक्य आप ही हैं। देखिए, मैं चाणक्य वगैरह तो नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित ही ये जो सारा हुआ है इसमें एक मेरा अपना रोल रहा है और हमारे सेंट्रल के नेताओं का उसमें बहुत साथ मुझे मिला। विशेष रूप से हमारे जो गृह मंत्री है अमित भाई शाह, वो बहुत ताकत के साथ हमारे साथ इस सारे ट्रांजिशन में हमारे पीछे खड़े थे। और मोदी जी का आशीर्वाद तो हमको था ही, लेकिन मोदी जी नॉर्मली इस प्रकार की गतिविधियों में सहभागी नहीं होते हैं। उनका आशीर्वाद हमको पूरे तरीके से था और मैं ऐसा मानता हूं कि उसी के कारण देखिए ये जो सारे लोग हमारे साथ आए ना, इनका ये फेथ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे जा सकता है, वो ये मानते हैं। इसलिए सारे लोग हमारे साथ आए। और देखिए, चाणक्य वगैरह तो छोड़ दीजिए, पर कौन एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस परिवर्तन के लिए, ऐसा आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा उद्धव ठाकरे। अच्छा, हाँ, तो क्रेडिट उनको ही उनको ही क्रेडिट है, क्योंकि न वो हमसे इस प्रकार से गठबंधन तोड़ते, न वो इस प्रकार की कमजोर सरकार चलाते, न उनकी पार्टी में वो अनपॉपुलर होते, न उनकी पार्टी के एमएलएस उनके साथ गठबंधन तोड़ते। ये कुछ नहीं होता अगर वो हमारे से नहीं जाते। तो इसके लिए असली जिम्मेदार तो उद्धव ठाकरे जी है। उन्होंने जो परिस्थितियां तैयार की, जब उनकी पार्टी में उनके सारे एमएलएस को लगने लगा कि हमारा वजूद क्या है और हम तो बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, और उन्हीं बाला साहब ठाकरे जी को आज जनाब बाला साहब ठाकरे कहना पड़ता है और उर्दू में कैलेंडर छापना पड़ता है। तो ये तो कभी इस प्रकार का तुष्टीकरण, देखिए भाषा का सवाल नहीं होता, तुष्टीकरण का सवाल होता है। इस प्रकार का तुष्टीकरण तो कभी शिवसेना ने किया नहीं है। तो किस मुंह से हम वोट मांगने के लिए जाएंगे? और वो ये भी देख रहे थे कि लगातार उनके बलबूते पर, उनके भरोसे, उनके कांधों पर चलकर कांग्रेस एनसीपी मजबूत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी परिस्थितियां जब होती है तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, फायदा तो उसका लेंगे हम, निश्चित ही हमने लिया। तो लेकिन ये जो सारा तैयार हुआ, ये कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के बाद वो हमारे साथ आए। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि धनुष बाण किसने तोड़ा, आप कह रहे हैं देवेंद्र ने नहीं, उद्धव ने तोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल 100%। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये एकनाथ जी से संपर्क जब हुआ और आपकी बातचीत चल रही थी, सरकार जिनकी थी उनको खबर तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ही होता है भाई साहब। इसलिए तो जब मुझे कई बार अपने भाषणों में माननीय उद्धव जी कहते थे मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, तो एक दिन मैंने कह दिया भाई साहब जिस दिन सरकार गिरेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और वैसे ही हुआ, 40-50 लोग चले गए, पता ही नहीं है उनको कि उनके नाक के तले 40-50 लोग चले गए। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। पर देवेंद्र जी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने युति तोड़ी तो मैं तुम्हारी पार्टी तोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं था आपने? देखिए, एक बात तो पक्की है कि जिस दिन हमारी पीठ में उन्होंने खंजर घोंपा, उस दिन से ये तो तय था कि इसका जवाब मिलेगा। अब किस प्रकार से मिलेगा ये तो तय नहीं था, वो तो परिस्थितियां बनती गई। और पार्टी तोड़ने का जहां तक सवाल है, मैं वापस कहता हूं, इस पार्टी को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है माननीय उद्धव जी ठाकरे, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। चलिए, फ्लैशबैक हो गया, प्रेजेंट पे आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेनी पीपल ऑल्सो से दिस कि आप 5 years CM, लॉन्गेस्ट सर्विंग बीजेपी चीफ मिनिस्टर, सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर, नाउ DCM, they see it as a come down. You didn't want to be part of the government. How did that happen? वो कैसे हुआ? देखिए, आप कहते हैं कि कुछ लोग दखल नहीं करते हैं, तो क्या उन्होंने दखल किया? ना, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि आपके चैनल में सीनियर एडिटर भी है, कभी एंकर भी बन जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स शो भी होस्ट कर देते हैं जी, कभी रात का 10 बजे का शो तो आपका बहुत पॉपुलर है, वो भी आप उसको होस्ट करते हैं। तो एक टीम होती है, हम टीम बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो टीम बीजेपी में जो जिम्मेदारी मिली, देखिए हम ऐसे ऑलराउंडर है कि हमको नाइट वॉचमैन करके भी भेजोगे तो सेंचुरी मारेंगे, बिना सेंचुरी मारे वापस नहीं आएंगे।
तो टीम बीजेपी को आवश्यकता है, हमारे नेताओं ने कह दिया कि भाई आपको सरकार में जाना है और डिप्टी सीएम बना है। तब तक ये बात जरूर है कि मैं मान रहा था कि मैं बाहर रहकर काम करूंगा, लेकिन जब पार्टी ने कह दिया तो चला गया। अब चला गया तो बस जुड़ गया, लग गया हो, अब करके दिखाऊंगा। पर आपको मन नहीं खटका थोड़ा कि क्यों ऐसा सब करने को कह रहे हैं? थोड़ा कुछ देर के लिए आपको लगा हो कि वाई आर दे आस्किंग मी टू डू दिस? उसके बाद भले ही आपने कहा कि चलिए जो कहेंगे करेंगे। देखिए, पहली बार तो यह है कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ये तय थी, क्योंकि इसको तय करने वाले जो लोग थे उसमें से एक मैं था। ये प्रपोजल ही ओरिजिनली मेरा था और पार्टी से मैंने बातचीत की थी और पार्टी ने उसको मान्यता दी थी। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं। हाँ, उस समय मैं ये मानता था कि मैं बाहर रह के काम करूंगा, तो पार्टी ने मुझे ये कहा कि बाहर रह के सरकार नहीं चलती है। और पार्टी ने बहुत सटीक बात कही, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम नहीं तैयार करना चाहते। एनएसी जैसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये लगता है कि सरकार को ताकत देने के लिए आपने सरकार में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी कहेगी। देखिए, मैं मुख्यमंत्री क्यों बना? पार्टी ने बनाया इसलिए बना ना। करेक्ट। तो देवेंद्र फडणवीस इस नाम को वैल्यू क्यों है? वो वैल्यू केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। तो फिर वही पार्टी या वही नेता जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, वो कहते हैं कि पार्टी के हित में आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो ये तो मेरा सम्मान है। वो तो ये भी मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने बहुत कर लिया, अब घर चले जाओ, तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ ये कहा कि आप संभाल सकते हो, आप जाओ। तो मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 5 मिनट ये मेरे मन पे बोझ जरूर था, और इसलिए था क्योंकि मैं ये अनाउंस कर चुका था कि मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा। ये अनाउंस कर चुका था, इसलिए मेरे मन पर बोझ था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे लिए एक, देखिए किसी को पसंद नहीं आएगा शब्द, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ईश्वर का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी जैसे नेता हमको मिले हैं कि जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा बनाते हैं। और जिस प्रकार से इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से 4 शब्दों में, 4 अल्फाजों में एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि उसके बाद यह सवाल खत्म हो गया कि देवेंद्र फडणवीस क्यों उप मुख्यमंत्री बना। क्या बात है। और आपने भी उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। पर कहीं ना कहीं आपको हम नेशनल रोल में भी देख रहे हैं। अब आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आ गए, चुनाव में कई सारी पार्टी स्टेट्स में आप इंचार्ज थे जहां आपको सफलता भी मिली। तो ये नहीं, ये बड़ा इंटरनेशनल स्टेज यानी नेशनल स्टेज पर बैटिंग करने की तैयारी हो रही है, नेट प्रैक्टिस। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत नेचुरल कोर्स है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति की कोई ना कोई उम्र होने वाली है, पार्टी के नेताओं की भी उम्र होने वाली है। अब तो हमारी पार्टी में एक उम्र के बाद चुनाव नहीं लड़ना, इस प्रकार का भी निर्णय है। तो सही वक्त पर अगर आप नेतृत्व नहीं बदले तो आपकी कांग्रेस हो जाती है, इतनी गैप पड़ जाती है कि नेता ही नहीं दिखाई पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी में नेचुरल कोर्स में टीम बदलती जाती है, लोगों को अवसर दिया जाता है। अवसर देंगे तो नेतृत्व तैयार होगा। तो इस प्रकार का अवसर मिलता है, तो उसी लीग में मुझे यह अवसर दिया गया है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई अभी महाराष्ट्र छोड़ के नेशनल रोल में मैं जाने वाला हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं महाराष्ट्र में ही हूं और महाराष्ट्र में रहूंगा। पर आगे जाके अगर नेशनल रोल कुछ अगर आप करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, कोई गोल है? देखिए, महाराष्ट्र विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, देयर इज अ बिग रोल। अब आप भी नागपुर वासी हैं, अब नागपुर से तो कितने लोग वहां गए हैं, जितनी सड़कें हम देख रहे हैं वो भी एक नागपुर वासी के नेतृत्व में ही बन रही हैं, गडकरी जी हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इसीलिए तो वहां अभी आवश्यकता नहीं है। अभी तो महाराष्ट्र में आवश्यकता है, तो महाराष्ट्र में मैं काम कर रहा हूं। अब वहां मैं क्या जाऊं और कब जाऊं और क्या रोल करूं, पार्टी जिस दिन तय करेगी उस दिन चला जाऊंगा। आज तो पार्टी ने तय किया है कि मैंने महाराष्ट्र में रहना है, तो आज कल की चिंता क्यों करूं और दिल्ली की चिंता क्यों करूं, आज तो महाराष्ट्र की चिंता करूंगा। 10 मिनट से कम समय है, तो 2 सवाल मैं लोकल पॉलिटिक्स पे पूछूंगा, फिर एक सवाल है जो जिस पर हम थोड़ा लंबी बात करेंगे। बीएमसी के चुनाव में आपने कहा है कि बीजेपी लीड रोल इख्तियार करेगी। अब यहां पर एकनाथ शिंदे फैक्शन
जो है वो आपके साथ हैं। राज ठाकरे जी से भी आपकी अच्छी बातचीत है, मैंने सुना। नहीं, हमारी दोस्ती है, हम बातचीत करते। देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है ना, ये साउथ से थोड़ी अलग है। ये पॉलिटिक्स जो है, इसमें हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, हमारे विचार अलग है। और इसलिए मैं आज भी फोन उठाकर उद्धव जी से बात कर सकता हूं। कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता तो हूं। वो कनेक्शन अभी कट नहीं हुआ? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल बात की मैं कोई दूसरी बात कर लूंगा उनके साथ। शरद पवार जी के साथ मेरी बात होती है, मैं आज भी उनसे फोन करके बात कर सकता हूं। तो राज ठाकरे जी भी एक नेता है, हमारे मित्र है, उनसे बात करने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, मैं उप मुख्यमंत्री बना, उसके बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर खत मुझे लिखा, और इतने सुंदर शब्द थे, तो मैंने विचार किया कि इसका जवाब दूंगा। उतने अच्छे शब्द ही मुझे सूझे नहीं, तो मैंने फिर अनाउंस किया कि मैं उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त करूंगा। मैं उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त किया। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लोकतंत्र में जिस प्रकार का एक संवाद होना चाहिए, वो संवाद यहाँ है। तो ये सारे संवाद को राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिंदे जी के नेतृत्व में हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। तो बीएमसी का चुनाव तो आप साथ लड़ेंगे। अभी तक तो आप कह रहे हैं कि मनसे से अच्छी दोस्ती है राज ठाकरे जी से, पर साथ में कोई युति नहीं। तो क्या यही रणनीति अगले चुनाव के लिए भी होगी 2024 में? हाँ, इससे क्या अलग रणनीति होगी? हम तो शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ेंगे। चेहरा कौन होगा? देखिए, ऐसा होता है ना कि अभी तो 2-2.5 साल बचे हुए हैं, और जब एक कैप्टन है, वो कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, वो कैप्टन खेल रहा है, ऐसे समय नया कैप्टन कौन होगा, फिर कैप्टन होगा कि नहीं होगा, क्यों इस पर चर्चा करें? ये हमारा कैप्टन खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद बातचीत कीजिए। क्योंकि जो वाइस कैप्टन है वही कैप्टन था पहले, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, वो तो ऐसा होता है भाई साहब। देखिए, सचिन तेंदुलकर ये मिलेनियम का स्टार है। सचिन तेंदुलकर ये एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी हो नहीं सकते, लेकिन उनके बाद के कई कैप्टन्स के नेतृत्व में उन्होंने बैटिंग भी की, फील्डिंग भी की, बॉलिंग भी की और गेम खेला। ऐसे ही होता है। क्या बात है देवेंद्र जी, उदाहरण भी चुना तो सचिन तेंदुलकर का चुना कि भाई पॉलिटिक्स के देवेंद्र सचिन तेंदुलकर हमें। बहुत बढ़िया। जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप यानी आरएसएस और बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिंदुत्व। देखो, भारत तोड़ने का काम किसने किया? किसने किया भारत का विभाजन? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 1947 में पहली बार भारत टूटा और भारत के 2 टुकड़े हुए, किसने किया? अब जिन्होंने वो विभाजन किया वही हमको बोलते हैं कि आप भारत का विभाजन करने वाले। अरे, हम तो उस समय भी कहते थे कि विभाजन नहीं होना चाहिए, और आज भी हम तो ये कहते हैं कि भारत के टुकड़े करने की बात तो भूल जाओ। एक दिन पाकिस्तान भी भारत में होगा, अफगानिस्तान भी भारत में होगा, बांग्लादेश भी भारत में होगा। अखंड भारत का निर्माण हम करके दिखाएंगे। बहुत लॉफ्टी आइडियल है ये, संघ का कोर विचार भी है अखंड भारत की। अगर आप बात करें, यहां ये कहते हैं कि ये कौन होते हैं, ये तो आजादी की लड़ाई भी नहीं लड़ी, और इनके जो आइडियोलॉग हैं वीर सावरकर, उन्होंने तो अंग्रेजों के साथ उनकी फौज में जुड़ने की बात की, अंग्रेजों से उन्होंने गुहार लगाई। ये सावरकर विलिफिकेशन इज इक्वल टू गोइंग आफ्टर हिंदुत्व, तो ये भी होता है। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 11 साल अंडमान की काल कोठरी में कोलू से के बैल के रूप में जुटकर और हंटर सहन करते करते बिना कुछ खाए पिए दिन रात जो सारी प्रकार की प्रताड़नाएं सहन कर रहे थे, और सारी प्रकार की प्रताड़नाएं सहन करने के बाद भी वो क्या कह रहे थे? सागरा प्राण तळमळला। वो कह रहे थे, ने मजसी ने परत मातृभूमिला, मेरी मातृभूमि में मुझे वापिस ले जा। जिनके मुंह से केवल एक ही चीज निकलती थी, भारत माता की जय। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये लोग बोलते हैं सावरकर के ऊपर, इन्होंने एक दिन भी कभी जेल के अंदर जाकर देखा है? कभी एक दिन भी उन्होंने जेल भोगी है? सावरकर को ये समझ नहीं सकते। सच बात तो यह है कि सावरकर जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कई लोगों को डर लगता था कि अगर सावरकर जी का व्यक्तित्व लोगों के सामने आ जाए तो हम बौने हो जाएंगे, और इसलिए अपने बौने होने के चक्कर में सावरकर जी के ऊपर अन्याय
इन लोगों ने किया। आज सारे सारे एविडेंस समाज के सामने, जितने सावरकर जी के ऊपर आरोप लगे वो सारे कैसे झूठे हैं, इसके अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे सामने है। फिर भी कुछ लोग सावरकर जी को गाली देने में अपने आप को धन्य मानते। अरे उनको तो सावरकर जी पता ही नहीं है। सावरकर जी छोड़ दीजिए, उनको अगर बैठकर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के 4 नायकों के किरदारों के बारे में पूछा तो उसका भी जवाब वो दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि न उनके ऊपर किसी का विश्वास है, न कोई उनको बिलीव करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर अभी 75 वर्ष आजादी के, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से नाम लिया सावरकर जी का। और अभी हमने देखा कि जो प्रतिमा आई बढ़िया सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डू यू थिंक कि भारत अपना कैरेक्टर बदल रहा है? एक पोस्चर चेंज कर रहा है भारत, जहां वो ये कह रहा है कि मैं जो मेरा है उसको लेकर रहूंगा, और लड़के लेना है तो लड़के लेकर रहूंगा। देखिए, बात तो ऐसी है कि हम लोग तो पिछले करीब 60 साल तक ये मानते थे कि प्रतिमाएं 3-4 लोगों की लग सकती है, या एक परिवार की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, एक परिवार के नाम। देखिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन नकारता नहीं हूं मैं, जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से देश में माहौल तैयार किया गया कि केवल इनके कारण, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ नहीं है। अब सरकार ये कहना चाहते हैं कि आप तो हो ही, लेकिन ये भी है, इनको भुलाकर भारत नहीं बनेगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो 542 रियासतें भारत में शामिल नहीं होती, और ये अखंड भारत जो हम देखते हैं, ये भारत हमको नहीं दिखाई देता। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से पहली बार भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया, और उसके बाद एक प्रकार की जो आग पूरे भारत में लगी, इसके कारण अंग्रेजों को जाना पड़ा। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का जो नारा दिया, उस नारे के बाद जिस प्रकार से भारत के अंदर एक आम आदमी भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा, तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनके कारण भारत को स्वतंत्रता मिली है। तो ऐसे समय उन लोगों को भी याद करें, न कि केवल 2-3 लोगों को या 4 लोगों को, जिनके हर गांव में हमने पुतले इससे पहले लगा दिए हैं, सरकार की सारी स्कीमों को उनके नाम दे दिए हैं, और सरकार में उनके सिवा दूसरा कोई सरकार को दिखता नहीं। ऐसी परिस्थितियां है, तो मुझे ऐसा लगता है इट इज नॉट री इन्वेंटिंग, इट इज रिकॉग्नाइजिंग। ये केवल हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इन लोगों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। 4 साल पहले 4 साल के बाद मेट्रो मिल जाएगी, ये उम्मीद दी गई। अब भी कहा गया है कि और 4 साल लगेंगे। कैन यू गिव अस सम डेडलाइंस फॉर मेट्रो 3 इटसेल्फ एंड द अदर लाइंस? नहीं, मैंने डेडलाइन सेट की थी, पिछली सरकार में वो डेडलाइंस डेड हो गई, अभी मैंने वापस रिवाइव की है, और आप चिंता मत कीजिए, 285 किलोमीटर मेट्रो का काम शुरू किया है। अगले साल से डिलीवर करना शुरू करेंगे। मेजर नेटवर्क, जो सबसे महत्व की हमारी लाइन है मेट्रो 3 40 किलोमीटर की, जो मुंबई की नई लाइफलाइन बनेगी, अब उसको हम लोग अगले साल 2023 में हम लोग उसको पार्ट 1 कमीशन करेंगे, और 2023 के एंड में पूरी लाइन को हम कमीशन करेंगे। उसके साथ साथ जो काम हमने 3-4 साल पहले शुरू किए, ये सारी लाइनें इस साल से हम लोग डिलीवर करना शुरू करेंगे। और आपने अच्छा मौका दिया है, तो मैं कहता हूं कि देखिए, जब हम राजनीति लाते हैं तो इस प्रकार से हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स भी अटक जाते हैं। मेट्रो 3 इसका उदाहरण है कि जहां पर हम लोगों ने कार शेड आरए में करने का निर्णय किया, उसके ऊपर हाईकोर्ट ने मुहर लगाई, उसके ऊपर ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मोहर लगाई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो झाड़ काटने पड़े, ये सारे के सारे झाड़ अपने एंटायर लाइफ स्पैन में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, उतना ये मेट्रो 80 डेज में करेगी। 80 डेज
एंड दैट्स व्हाई दे अलाउड अस टू कट द ट्रीज। और आज देखिए ये मेट्रो अगर शुरू होती है तो हर साल करीब 2.5 लाख टन CO2 एमिशन हम लोग रोक पाएंगे। इतना CO2 एमिशन अगर हमको रोकना है तो मुंबई में फुल ग्रोन 2 करोड़ झाड़ हमको लगाने पड़ेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। और जहां पर हम लोग मेट्रो का कार शेड कर रहे हैं, अगर किसी ने आरे को देखा है तो पूरा आरे जहां खत्म होता है उसके बाद होटल बना है, उसके बाद हाउसेस बने, और फिर उसके बाद जो छोटा सा हिस्सा है जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा है उस हिस्से को हमने मेट्रो कारशेड में परिवर्तित किया है। और सबसे महत्व की बात यह है कि जिन्होंने इसको रोका उन्होंने जो कमेटी तैयार की, उस कमेटी ने, उनके ही सरकार की कमेटी ने कहा कि इसको अगर रोका गया तो ये 4 साल तो लेट होगा ही होगा, 20,000 करोड़ रुपए से इसका कॉस्ट बढ़ेगा। और आज हम लोग देखते हैं कि इसको रोकने के कारण 10,000 करोड़ रुपए का फटका तो हमको वैसे ही पड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारे स्टे वे सब खत्म हुए हैं और हम लोग इस मेट्रो को अगले साल डिलीवर करेंगे। Well done.